जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। चलिए ठीक है। आज जीएस की दुनिया में स्वागत है। चलिए जीएस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मुगल वंश बाबर, नाम सुने होंगे बाबर का सब कोई। चलिए बाबर का सबसे पहले अगर नाम लेते हैं तो जाति याद आता है तुर्क जाति और सुन्नी। यानी बाबर जो था वो तुर्क था और सुन्नी, ये कहीं भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तुर्क से आपको यह समझ में आना चाहिए कि तुर्क जाति मध्य एशिया का उस समय का एकदम पावरफुल था, शक्तिशाली था। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि तुर्कों ने भारत पर, आप महमूद गजनबी का नाम सुने होंगे, 17 बार आक्रमण किया, वो तुर्क ही था। खैर, तो तुर्क और सुन्नी, शिया और सुन्नी, आप समझ रहे हैं। ठीक है, वो चीज तो आप समझ रहे हैं, तुर्क आप समझ गए। अब समझते हैं कि इनके पिता और इनके माता के बारे में थोड़ा। तो इनके जो पिता थे वो तैमूर थे। पिता जो थे वो तैमूर थे और माता जो थी वो मंगोल थी। यानी बाबर तैमूर और मंगोल, ये दोनों का गुण बाबर में था, उसी का वंशज था। समझ रहे हैं। अब आपको यह समझना होगा कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था, और जब आक्रमण किया था तो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का जो शासक था वो गद्दी छोड़कर भाग गया था। जरा सोचिए कि अगर शासक गद्दी छोड़कर भाग जाएगा तो क्या होगा। तैमूर के बारे में आपको यह बता दें कि जिस राह से वो गुजरते थे, उस राह में जो लोग जनता होते थे वो घर अपना छोड़ करके भाग जाते थे। इतना खौफ था तैमूरों का, इतना डर था तैमूरों का भारत में। तो बाबर जो था वो तैमूर और मंगोल, ये दोनों का वंशज था, क्योंकि इसकी माता मंगोल और पिता तैमूर। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि बाबर भारत पर आक्रमण क्यों किया, कैसे किया, इसके पहले बाबर का शासन कहां था। ठीक है। चलिए बाबर के बारे में माता जान गए, पिता जान गए। पिता उमर शेख मिर्जा, ठीक है, और माता जान गए। ठीक है, और इसकी जाति जान गए आप कि तुर्क था और सुन्नी था। ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र, ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र में एक शहर था जिसका नाम था फरगना। ठीक है, उसका नाम क्या था, फरगना। तो फरगना की गद्दी पर 1494 में, 1494 ईस्वी में, ठीक है, 1494 ईस्वी में, ये सारा डेट ईस्वी में है, आप इतना समझ रहे होंगे। ठीक है। तो 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लेकिन अब ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र, आपको लग रहा होगा ये सर कहां होता है। तो ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी मध्य एशिया का एक भाग था। ठीक है। तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध जगह अगर बात बोले, जो इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको इज्जत थी, वो था समरकंद। कौन सा जगह था, समरकंद। तो बाबर ये चाहता था कि हम हमारा जो अधिकार हो वो समरकंद पर हो, और समरकंद पर अधिकार करने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए। 1504 में जब उन्होंने काबुल को जीता है, 1504 में जब काबुल को जीता है, तो ये जो टाइमिंग देख रहे हैं ना, 1518 से 19 के बीच, लगभग 12 वर्ष तक, ठीक है, 10 से 12 वर्ष मानिए, उन्होंने समरकंद को जीतने के लिए काफी प्रयास किए, और उन्होंने कई लड़ाइयां जीता भी, समरकंद पर अधिकार भी किए, परंतु अंतिम रूप से वह हार गया। जब वह हार जाता है तब उसका ध्यान भारत की ओर, अब उसका ध्यान भारत की ओर। और इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं कि बाबर जब तक
पानीपत की लड़ाई को, पानीपत को जीत नहीं लेता, तब तक हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया। बाबर जानता था कि भारत सोने चांदी का खजाना है, भारत में सोने चांदी का खजाना है, क्योंकि तैमूर यहां आए थे तो सोना चांदी लूट कर ले गए थे, कुशल कारीगर ले गए थे। तो जब बाबर काबुल को जीता था तो उसकी सेना को खर्चा को वह जुटा भी नहीं पा रहा था। बाबर के पास गरीबी थी, तो अपने सेना को खर्चा को जुटाने के लिए, है ना, पूर्ति करने के लिए, अपनी खर्चा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया और मजबूर होकर के, लाचार होकर के उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा, और वह सोचता रहा। तो 18 से 1519 के बीच भीरा के किला को जीता है, और उस समय जीत करके, ठीक है, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है, जो दिल्ली में शासन कर रहा था, तो इब्राहिम लोधी और पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, वो दोनों को निमंत्रण देता है। पर पंजाब के शासक दौलत खां लोधी उसके दूत को ना खुद से मिल रहा था, ना और मिलने दे रहा था। दिल्ली के जो शासक थे इब्राहिम लोधी, ना उससे मिलने दे रहा था उसके दूत को, ना खुद मिल रहा था। और जब काबुल लौटा बाबर, लौटा तो पंजाब का शासक दौलत खां लोधी ने भीरा के किला से जो बाबर की सेना था उसको खदेड़ दिया। और जब ये बात पता चला बाबर को, तो बाबर वापस आता है, ठीक है, और 1520 से 21 ईस्वी में भीरा को और सियालकोट को फिर से जीत लेता है। अब पंजाब के शासक दौलत खां लोधी निमंत्रण देता है आक्रमण करने के लिए। वह बाबर को कहता है कि इब्राहिम लोधी एक अच्छा शासक नहीं है, उसे बहकाता है ना, उसके बारे में बुराई करता है इब्राहिम लोधी के बारे में, और उसे उकसाता है लड़ाई करने के लिए, अपदस्थ करने के लिए इब्राहिम लोधी को। तो इब्राहिम लोधी को इसलिए अपदस्थ करना चाहता था क्योंकि शुरू से यह चाहता था पंजाब का शासक दौलत खां लोधी कि इब्राहिम लोधी का साम्राज्य ना बढ़े, ठीक है, इसलिए जलन की भावना थी, वो भी एक कारण था। तो उन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया। बाबर उसी समय यह सोचता है कि पूरे हिंदुस्तान पर तो मैं नहीं जीतूंगा, परंतु पंजाब को तो अवश्य जीतूंगा। पूरे हिंदुस्तान को तो नहीं जीतूंगा, लेकिन पंजाब को तो अवश्य जीतूंगा। अब देखिए होता क्या है, भीरा और सियालकोट को जीत लेता है, परंतु फिर जब बाबर काबुल लौटता है तो सियालकोट से, याद रखिएगा जगह सियालकोट, ठीक है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, सियालकोट से सेना को खदेड़ देता है पंजाब का शासक दौलत खां लोधी। कहानी को समझिएगा, कहानी समझ जाएगा, पूरा क्वेश्चन जो छोटे छोटे आप लोग याद करते हैं याद हो जाएगा, सिर्फ कहानी में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सियालकोट से क्या करता है, खदेड़ देता है। अब जब आता है बाबर 30 से 40 हजार की सेना लेकर के, पंजाब का शासक दौलत खां लोधी है जो बाबर की सेना पर चढ़ाई करता है, तो वहां पर जब वापस आता है बाबर तो 30 से 40 हजार सेना जो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी का है वो पीछे हट जाता है, हार जाता है। और उसी समय पंजाब का शासक दौलत खां लोधी क्या करता है, बाबर से क्षमा मांगता है और पंजाब पर अधिकार कर लेता है। 1525 में पंजाब पर अधिकार हो जाता है बाबर का। समझ रहे हैं यहां तक? चलिए, अब जब पंजाब पर अधिकार हो गया है, ठीक है, तो अब वह पानीपत की लड़ाई, ठीक है, 1526 में हुआ है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब वह अपना
अधिकार करना चाहता है दिल्ली, आगरा, और यहां तक कि जो उसका अधिकार करने का जो लक्ष्य है, उसका जो इरादा है, वो जौनपुर तक भी है। ठीक है, तो दिल्ली और आगरा को जीतने के लिए, दिल्ली पर अधिकार करने के लिए मुख्य रूप से उन्होंने इब्राहिम लोदी से, ठीक है, युद्ध करता है। तो यह युद्ध पानीपत का प्रथम लड़ाई के नाम से जाना जाता है और 20 अप्रैल 1526 को होता है। मैं बता दूं, इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना है, 1 लाख से भी ऊपर, 1000 हाथी, उससे भी ऊपर और भी सेना है, इसके अलावा भी और भी सेना है। लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है। हारने का मुख्य कारण यह बताया जाता है बाबर द्वारा, बाबर का मात्र 12,000 सेना है, बाबर का तोपों का प्रयोग, मुख्य रूप से आपको यही कारण बनता है कि तोपों का प्रयोग करता है, बारूदों का प्रयोग करता है, यही कारण बाबर जीत जाता है। और युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। 3 से 4 घंटे तक भयानक लड़ाई चलती है मेरे प्यारे। ये इतना निर्णायक युद्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो भी हम राणा सांगा जो खानवा का युद्ध हुआ है वो और खतरनाक हुआ है और भयानक हुआ है। लेकिन इब्राहिम लोदी अभी को समझ में भी उसे नहीं आया था, अचानक हमला बोल देता है और इब्राहिम लोदी की सेना तितिर बितिर हो जाती है और 3-4 घंटे 5 घंटे की भयानक लड़ाई चलती है। उस लड़ाई में इब्राहिम लोदी युद्धस्थल में ही मारा जाता है। अधिकार हो जाता है दिल्ली और आगरा पर। अब जौनपुर तक अधिकार करना चाहता है, ठीक है। चलिए, अब 1527 याद रखिएगा, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। अब वो चाहता है बाबर कि हमारा अधिकार जो हो वो जौनपुर तक हो, आगरा तो आगरा तक हो। लेकिन इसमें 2 बाधा मुख्य रूप से आता है। एक है ना राणा सांगा, मेवाड़ का शासक राणा सांगा मेवाड़ का, और एक है अफगान। ये 2, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और अफगान, ये एक बहुत बड़े बाधा बनते हैं बाबर के लिए। तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध होता है और राणा सांगा के साथ अफगान भी जाकर के साथ देते हैं, बहुत सारे अफगानी। और यहां पर राणा सांगा की ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्ध है। जब बाबर की सेना में ये अफवाह फैलता है कि जो राणा सांगा है वो एक बहुत ख्याति प्राप्त योद्धा है, लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं, तो जब कोई डर जाएगा तो युद्ध करेगा कैसे? तो इसी युद्ध में बोलता है बाबर, यह युद्ध है सच्चा मुसलमान दिखाने का, यह युद्ध है सच्चा मुसलमान दिखाने का। और यह नारा देता है, अपने सेनाओं के अंदर जोश भरता है वो कि लड़ो, युद्ध करो। और इस युद्ध में भी राणा सांगा की 2 लाख से ऊपर सेना है, फिर भी राणा सांगा हार जाता है। और राणा सांगा युद्ध से भाग जाता है, और जब भाग जाता है तो बाद में राणा सांगा के सरदार ही उन्हें जहर दे करके राणा सांगा को मार देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार खानवा युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार अच्छे से हो जाता है बाबर को। अब बाबर कहां बढ़ेगा? जौनपुर की तरफ, लेकिन उसके पहले मालवा, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश। चलिए, तो मालवा क्षेत्र में चंदेरी के राजा हैं और उनके बीच लड़ाई हुआ है। इस लड़ाई में राजपूत लोग लड़े हैं, अंतिम सांस तक लड़े हैं, अंतिम सांस तक लड़े हैं मेरे प्यारे। और स्त्रियां जौहर कर ली है, बहुत खतरनाक लड़ाई, ठीक है। तो इस युद्ध में भी चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है, ठीक है, मालवा। उसके बाद जो होता है वो घाघरा का युद्ध। अब अफगान जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पड़ता है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पड़ता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था कौन? अफगान। तो जैसे ही भनक लगती है बाबर को, तो अफगान के विरुद्ध बाबर आगरा से चल देता है। और जब आगरा से चलता है, गंगा नदी को पार करता है। गंगा नदी को पार करने के बाद घाघरा नदी मिलता है।
ठीक है, घाघरा नदी, और वहां पर नुसरत शाह की संयुक्त सेना है, नुसरत शाह की संयुक्त सेना है, और वहीं पर लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में जैसे तैसे करके बाबर ने समझौता करता है, क्योंकि बाबर बीमार हो जाता है, बाबर वहां पे बीमार हो गया है, लाचार हो गया है, इसकी सेना भी अब थक गई है, ठीक है, और अब ये बीमार हो गया, तो जैसे तैसे करके वो उससे समझौता करता है, और अफगान जो होते हैं, अफगान सरदार, अब अफगान सरदार के ही कब्जे में वो जो क्षेत्र होता है, जौनपुर का क्षेत्र, वो उन्हीं के हिस्से में छोड़ करके, और वह अब काबुल लौट रहा है। यार रखो तो रखो यार, अब लौटेंगे, बीमार है, अब वो काबुल लौट रहा है, लेकिन जो सबसे पहले काबुल को जीता था, ठीक है, बड़ा ही प्यारा उसका शहर था काबुल, ठीक है, काबुल, उसकी सेना को भी खर्चा अपना नहीं जुटा पा रहा था, ठीक है, तो इस प्रकार जब वो काबुल लौट रहा था, लेकिन रास्ते में लाहौर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है बाबर को। तो आई होप समझ आया होगा मेरी बात। बाबर की पूरी कहानी ये थी। आप कोई भी बुक कहीं से भी कुछ भी पढ़ें, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा एक बार ये लेक्चर आपको सुन लेने के बाद। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए ध्यान लगा करके, और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो पूरा का पूरा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आज इतना ही।